हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ तुगलक डायनेस्टी। यानी आज हम हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड रहता है 1320 से लेकर के 1413 तक, 13 AD तक। तो यानी 1320 से लेकर 1413 AD तक। सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जिनका टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1325 यानी 1320 से 1325 तक। मोहम्मद बिन तुगलक जिनका टाइम पीरियड रहता है 1325 से लेकर 1351 तक। फिर थर्ड नंबर पे जो आते हैं मेन इस टाइम पे फिरोज शाह तुगलक जिनका टाइम पीरियड रहता है 1352 से लेकर 1388 तक, यानी 1352 से लेकर 1388 तक। तो उस टाइम के इन राजाओं की बात करते हैं हम। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। ये इनकी पिक्चर देख सकते हो, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। उस टाइम के क्वाइंस कुछ ऐसे थे। तो आगे हम इनकी एक एक करके बात करते हैं। हिस्ट्री की सीरीज आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। कम समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्टिंग वाली बात नहीं, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बात करते हैं हम गियासुद्दीन तुगलक की, जिनका टाइम पीरियड रहता है 1320 से लेकर 1325 तक। ये इनको फाउंडर बोला जाता है, यानी तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं? गियासुद्दीन तुगलक। ये दीपालपुर का सूबेदार था। ये पहले कहाँ थे? दीपालपुर में एक सूबेदार के पोस्ट पर था, जिनका नाम गाजी मलिक। गाजी मलिक के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, तो वही ये गाजी मलिक हैं। इनको काइंड रूलर भी बोला गया है। अमीरों को संतुष्ट करने का काफ़ी प्रयास करते रहते थे। यानी खिलजी ने क्या किया था, काफ़ी जैसे अमीरों की पार्टी पर, उनके अयाशियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको संतुष्ट करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा लीनियट, मतलब उनके लिए काफ़ी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई कि वो आराम से अब ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, इन्होंने जो किसानों पे टैक्स थे वो कम किए थे। उसके बाद जुडिशरी सिस्टम था और पुलिस डिपार्टमेंट था, उसको काफ़ी रिफॉर्म कर दिया था, चेंज कर दिया था। लैंड रिवेन्यू था वो 1/10 कर दिया था पूरी प्रोडक्शन का। इन्होंने डैम, कैनाल, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए बनवाए थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था किसानों के हक के लिए। उसके बाद इन्होंने वर्गनाल और बंगाल के कुछ पार्ट हैं वो भी जीते थे, कंक्वायर किए थे और जिनको जीत करके अपने राज्य में मिलाया था। इनके बेटे का नाम जूना खां इनके बेटे का नाम है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, जूना खां की फिर से हम बात करेंगे, इसलिए याद रखना ये इनके बेटे हैं। इस टाइम पे मंगोलों ने काफ़ी ज़्यादा आक्रमण किए थे। तो उस टाइम पे मंगोलों ने टोटल 29 आक्रमण की बात की जाती है, यानी 29 बार इन्होंने आक्रमण किए थे। और ये अपना कुरान के आधार पर कानूनों की संहिबद्धता रखते थे, यानी जो इनकी मुसलमानों की कुरान होती है, कुरान के बेस पे ही ये क्या करते थे, अपने नियम रेगुलेशंस बनाने की कोशिश करते। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने जो जो बिल्ड करवाई हैं, जो जो इनकी बिल्डिंग्स हैं उस टाइम की, इन्होंने फिरोज शाह कोटला शहर को बसाया, फिरोजाबाद को और तुगलकाबाद को, जो दिल्ली के बिल्कुल पास है। इनकी डेथ हो जाती है। जो जूना खां है वो ये जब बंगाल से वहाँ पर कुछ राज्य को जीत करके आ रहे थे, तो इनके बेटे ने इनके लिए एक पंडाल यानी एक लकड़ी का झोपड़ा है वो बनवाया था। तो इनके वेलकम के लिए बनवाया जाता है। कहते हैं वहाँ पर जब ये जाते हैं तो वो झोपड़ा गिर जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जानबूझ के ऐसा किया गया था। तो 1325 यानी 1325 1325 AD में इनकी डेथ हो जाती है। इनका टॉम जो गियासुद्दीन तुगलक टॉम है, ये ऑक्टागन शेप का है और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली के अंदर है। इसकी ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं। तो ये सब आपको पता लगा होगा कि इन्होंने कैसे कैसे टाइम पीरियड बिताया। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट राजा के बारे में। आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिनका टाइम पीरियड था 1325 से लेकर 1300
1351 तक एडी तक, यानी 1325 से लेकर 1351 एडी तक। इनका रियल नाम मोहम्मद तुगलक, और इनको काफ़ी स्कॉलर्स यानी ज्ञानी, सर्वाधिक पढ़ा लिखा राजा माना जाता है। इनको मैथमेटिक्स, फिलोसफी और एस्ट्रोनॉमी का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। यानी अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा है तो वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इनको लॉजिक यानी रीजनिंग, मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। ये पोइट और स्ट्रॉन्ग लर्निंग मैन भी रहे हैं, यानी ये कविताएं वगैरह भी लिखते थे और काफ़ी अच्छी इनकी मतलब पढ़ाई का इनको ज्ञान था। लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस ने इनको क्या बोला है? हाफ माइंड किंग। क्यों बोला है? इसके रीजन है कुछ, वो हम आपको बताएंगे। तो हाफ माइंड किंग किसको बोला जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। इस टाइम पे क्या होता है देखिए, दिल्ली सल्तनत है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा एरिया इनका वहाँ तक बढ़ जाता है, यानी साउथ तक भी काफ़ी एरिया कंक्वायर हो जाता है, पश्चिम बंगाल से लेकर आगे तक। तो इन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं बनाई थी। उन योजनाओं में देखिए सबसे पहले क्या, जो भी स्कीम लगाते ये वो फेल हो जाती। पहली क्या थी कि इन्होंने द्वाब एरिया पे टैक्स लगाया। जो गंगा और यमुना, मान लो ये दोनों रिवर हैं, इनके बीच का जो एरिया था उसको द्वाब एरिया के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी फर्टाइल एरिया होता है, तो यहाँ पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, और जो टैक्स की मात्रा थी वो 50% थी। क्योंकि ये फर्टाइल एरिया था, इन्होंने सोचा कि यहाँ के किसानों की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से ये टैक्स अच्छा पे कर सकते हैं, यहाँ से इनकम अच्छी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम पे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या जो भी है, तो सूखा रहता है, और जिस टाइम पे गलत टाइम पे ये टैक्स लगाने की वजह से ऐसा फील होता है, और किसान इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो टैक्स पे करने के लिए राजी नहीं होते। किसानों को लगता है कि उनका हरासमेंट किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बराबर टैक्स लेना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन वालों से ज़्यादा लेना ये गलत बात है। तो ऐसे मतलब फार्मर को हरासमेंट का फील होता है। अकाल पड़ने की वजह से ये सब मतलब मेंटेन होता है, तो इनका ये काफ़ी ज़्यादा फेल रहता है ये सारा प्लान। अगला फिर ये क्या करते हैं कि ये अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं। ये नहीं, ये पूछा जाता दिल्ली से देवगिरी लेकर जाते, जो अपनी कैपिटल यानी दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। ये कौन ले गए थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक लेकर गए थे। और ये कब ले गए थे? 1326 में और 1327 तक, यानी एक साल के अंदर ही फिर वापसी भी लाना पड़ता है। देखिए दिल्ली यहाँ पर है और इसमें देवगिरी यहाँ पर है। ये सोचते कि साम्राज्य के सेंटर का पार्ट है, यहाँ से सारा कंट्रोल करना इजी है, क्योंकि दिल्ली के टाइम पे यहाँ पर मंगोलों को क्या हो रहा था? बार बार आक्रमण हो रहा था। तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए ये यहाँ पर अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं। 1500 किलोमीटर की दूरी ये यहाँ तक लेके जाते हैं। उस टाइम ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएटिंग था, यानी इतना स्मूथली नहीं था कि वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। इतने लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करना, वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं थे अपनी बर्थ लैंड को छोड़ने के लिए। तो सभी मजबूर होकर चले जाते हैं, ये खर्चा भी उठाते हैं, जिससे इनका काफ़ी धन भी वेस्ट होता है। और वहाँ पर जाने के बाद लोगों की रास्ते में इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी को पूरा करते करते कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। इनको लगता है कि फिर बाद में कि ये तो मेरा डिसीज़न काफ़ी गलत है। तो ये जब इनको रियलाइज़ होता है, फिर ये वापसी दिल्ली लाने की सोचते हैं। फिर दिल्ली वापसी शिफ्ट करी जाती। तो ऐसा लाने और जाने में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इनका धन लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर ये प्लान भी क्या रहता है, इनका फेल हो जाता है, जिससे लोग बिल्कुल खुश नहीं होते, काफ़ी नाराज हो जाते हैं। आगे देखिए, अगली बात करते हैं हम। तो उस टाइम पे देखिए इन्होंने टोकन करेंसी इशू की थी। टोकन करेंसी यानी आज के टाइम पे जैसे 2000 के नोट इशू किए गए हैं, यानी ऐसे टाइम की वहाँ पर टोकन करेंसी भी इशू करते हैं। क्या होता है देखिए कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स की जगह पर ये उनकी वैल्यू कॉपर कॉइन्स से रख देते हैं, यानी इतनी प्रीशियस धातुओं को ये कॉपर जैसी सस्ती धातु के कंपैरिजन में रखते हैं। तो ये ऐसा करते हैं, और फिर ऐसा करने की वजह से क्या होता है, लोगों को पता है कि गोल्ड और सिल्वर काफ़ी प्रीशियस हैं, तो वो कॉपर को घर पे ही टकसाल बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब टकसाल क्या है कि कॉइन खुद ही डालना शुरू कर देते हैं, घर पे ही अपने
कॉपर के कॉइन बनाते हैं और ये स्कीम इनकी काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाती है। इनके पास गोल्ड और कॉइन नहीं आ पाता, जिससे इनको प्रॉब्लम, क्योंकि इन्होंने जब कैपिटल ट्रांसफ़र की तो उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा धन लग गया। अब इनका राजकोष है वो खाली होने लग जाता है। तो कॉइन्स की प्रॉब्लम चलती है। उसके बाद इन्होंने स्कीम लगाई कि गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन के एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज की पॉलिसी पे भी इनका ये चीज़ें है, वो पूरा धन है वो खाली हो जाता है। तो कॉपर कॉइन लेने पड़ते हैं इनको गोल्ड और सिल्वर के कॉइन के एक्सचेंज में देने पड़ते हैं। उसके बाद देखिए इनका किंगडम है वो काफ़ी पुअर होता हुआ दिखाई देता है। फिर ये दूसरे प्लान बनाते हैं, जैसे खुरासान का प्लान, और कराजल सैन्य अभियान भी चलाते हैं कराची की तरफ, तो वो भी इनका प्लान है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इनका कोई अपना बेटा नहीं था, और इनके बारे में हम आगे और भी बातें बताते हैं। देखिए उसी टाइम पे 1333 में एडी में क्या होता है, इब्न बतूता उस टाइम पे आता है। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता भारत का में एक यात्री आया था, जो कहाँ से आ रहा था? मोरक्को से, यानी अफ्रीका के अंदर जो जगह है वहाँ से आता है, और वो इनके बारे में, उस साम्राज्य के बारे में लिखता भी है। वो यात्रा करता हुआ यहाँ पर आया था। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, यानी कुल टोटल बोला जाता है कि 34 विद्रोह होते हैं, और दक्षिण में सबसे ज़्यादा होते हैं। दक्षिण वाले पार्ट में 27 यानी 27 विद्रोह होते हैं साउथ वाले एरिया में। इसी टाइम पे 1336 यानी 1336 में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, और ऐसे ही 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। यानी उस टाइम पे क्या होता है, ये साउथ में जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य बनता है, तो ये साउथ वाला एरिया है वो इनके हाथों से चला जाता है। यानी अब तुगलक डायनेस्टी के हाथों से साउथ वाला एरिया चला जा रहा है। यानी अब ये साम्राज्य क्या होता जा रहा है, कमजोर और सिकुड़ता जा रहा है। तो आगे देखिए हम बात करेंगे अब फिरोज शाह तुगलक की। और जब आपको ये और बात बता दूं मैं इनके बारे में कि जब ये कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं, इनके सारे प्लान है वो फेल हो जाते हैं, तो उस बात पर मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ लोगों ने हाफ माइंड कहा था। और उसके बाद बदायूनी एक इतिहासकार है जिसने ये बोला था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। तो ये पूछा जाता है कि ये बात किसने कही थी कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली, तो ये बदायूनी ने बोली थी। पागल सुल्तान के नाम से भी मतलब इनको बोला गया था। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसको सर्वाधिक योग्यतम शासक भी बोला है, और बहुत से लोगों ने इसको, मतलब इनका साम्राज्य पूरी टाइम तक क्या रहा है, डगमग सा रहा था। यानी ना ही किसान खुश थे ना ही लोग खुश थे, तो ऐसा पजल वाला टाइम चलता रहता है। आगे हम बात करेंगे अब फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, 1352 से लेकर 1388 एडी तक, यानी 1352 से लेकर 1388। तो उस टाइम पे देखिए ये सर्वेंट ऑफ गॉड कंसीडर, यानी अपने आप को भगवान का दास मानता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा, तो उसका चचेरा भाई था ये। क्योंकि हमने देखा कि जो पीछे हमने राजा की बात की मोहम्मद बिन तुगलक की, उसका अपना कोई बेटा नहीं था। सुधारवादी शासक के नाम से इसको जाना जाता है, यानी इसने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए। इसने अकॉर्डिंग टू इस्लाम लॉ, ये सुन्नी था, यानी पूरा कट्टर मुसलमान के नाम से मतलब बोल सकते हैं आप, क्योंकि सुन्नी होते हैं वो पूरे कट्टर मुसलमान होते हैं। उसके बाद देखिए अडोप्टेड द पॉलिसी एग्रीइंग द नोबल्स की पॉलिसियाँ, उलेमास और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स यानी कट्टर मुसलमान के इन्होंने पॉलिसीज़ को अपनाया था। इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज़ पे जजिया टैक्स लगा था। जजिया टैक्स क्या होता है? जो गैर मुसलमान होता है, जो मुस्लिम साम्राज्य के अंदर रहता है, तो उन पर ये जजिया टैक्स लगा जाता है। यानी ये कहा जाता था या तो आप मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए या फिर जजिया टैक्स दिए। तो इन्होंने ये दोबारा से फिर लगा दिया था।
चेंज पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसियों को इन्होंने चेंज किया था एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने जो पॉलिसियाँ बनाई थी उनको भी चेंज कर दिया गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जैसे वेतनों में वृद्धि की थी, सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण करवाया था और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैनाल, हॉस्पिटल बनवाए और इन्होंने कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए। शिक्षा साहित्य में भी ये इन्होंने काम किया, यानी काम भी किया इन्होंने और कट्टर मुसलमान भी रहे हैं। इन्होंने कौन कौन से शहर बसाए ये देखियो, फिरोजापुर, हिसार और जौनपुर एंड फिरोजाबाद, ये शहर इनके द्वारा बसाए गए हैं, इन्हीं के नाम से। देखिए ये फिरोजाबाद, फिरोजपुर जैसे। और हिसार में जो गुजरी महल है वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है, उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। तो आगे देखिए हम बात करते हैं। और उस टाइम पे जो 100 ट्रैवलर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए विश्राम गृह भी इन्होंने बनवाए थे। 50 मदरसाएं, यानी 50 नंबर्स में मदरसाएं बनवाए। फिरोज शाही मदरसा एट फिरोजाबाद में बनवाया था इन्होंने। दिल्ली में हौज खास बनवाया था और सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर मुस्लिम के लिए ये हौज खास था। 120 गार्डन बनवाए जो दिल्ली में, यानी काफ़ी अच्छा इनको बिल्डर भी बोला जा सकता है। लेकिन इन्होंने काफ़ी कर भी लगाए, जैसे भूमि पे, लैंड पे कर लगाया, लैंड रिवेन्यू टैक्स बोल सकते हैं आप। 1/5 से लेकर इन्होंने 1/3 कर दिया था। सिंचाई कर को 1/10 कर दिया था। और इन्होंने कुछ विभागों की भी स्थापना की, तो वो विभाग मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान बोला जाता है दास विभाग को। दीवाने बंदगान किसको बोला जाता है? दास विभाग को। और दीवाने खैरत दान विभाग को बोला जाता है। और तीसरा जो इन्होंने दीवाने सफ़ा बनवाया, जिसको बोलते हैं दवाखाना। तो इन तीनों विभागों की स्थापना करवाई। तो आप इसको फिर से सुन लीजिए। दास विभाग, जिसको दीवाने बंदगान, और दीवाने खैरत दान विभाग, और दीवाने सफ़ा दवाखाना, ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स के हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए इनको औरंगजेब का पुरोगामी बोला जाता है, यानी औरंगजेब जैसा ही बोला जाता है, क्योंकि ये कट्टर मुसलमान थे। इन्होंने जगन्नाथ मंदिर, कांगड़ा के ज्वालामुखी का मंदिर पर भी आक्रमण किए, क्योंकि जो कट्टर मुसलमान थे वो हिंदुओं के मंदिरों पर काफ़ी आक्रमण करते रहे हैं। इन्होंने हिंदुओं पर जजिया इम्पोज किया था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आगे देखते हैं और क्या होता है। हिंदूज रिलीजियस बुक एंड म्यूजिक ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, यानी संस्कृत से कहाँ पर चेंज करवा देते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में चेंज करवा दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, चैरिटी का डिपार्टमेंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ। लैंड एंड रिवेन्यू रिड्यूस कर दिए थे इन्होंने 1/5 से लेकर 1/3 पर। मार्केट ओपन की थी इन्होंने सेल द सरप्लस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, यानी मंडियों का निर्माण करवाया। न्यू क्वाइन ऑफ सिमिलर डोमिनेशन, नए क्वाइंस वगैरह भी बनवाए थे। और इन्होंने मौर्य सम्राट अशोक के जो पिलर स्तंभ थे, लेख थे, उनको मेरठ और टोपरा से ला करके कहाँ पर स्थापित करवाया? दिल्ली में। तो दिल्ली में कहाँ पर, कहाँ से लाए थे ये? मेरठ और टोपरा के स्तंभों को ला करके दिल्ली में स्थापित करवाया था। और उस टाइम पे इन्होंने सैनिकों के जो पद थे वो हेरिडिटी के टाइम मतलब अनुसार क्या किए गए थे? फिक्स किए गए थे। तो ऐसा फिक्स करने वाले ये पहला राजा बने। आगे देखिए, ही वॉज मुस्लिम बिगोट। डार्क साइड एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रहती हैं इनकी, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। तो देखिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कट्टर मुसलमान थे, मुस्लिम बिगोट, बाइकॉट और इम्पोज जजिया। जजिया इन्होंने लगा था फर्स्ट टाइम, क्योंकि इनसे पहले कभी किसी ने जजिया टैक्स नहीं लगाया था। तो पहली बार जजिया लगाने वाले काफिरों पर यही राजा थे। पुल डाउन मैनी हिंदूज टेम्पल, हिंदू टेम्पलों को गिरवाया, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और जागीरदारी सिस्टम इन्होंने लगाया था। उसके बाद क्या है, 2 लाख स्लेव्स, यानी 2 लाख के करीब स्लेव्स रखने वाले राजा भी यही हैं, यानी फिरोज शाह तुगलक को बोला जाता है।
इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद सिर्फ पंजाब दिल्ली ही तुगलक डायनेस्टी के हाथों में बसती है, यानी थोड़ा सा साम्राज्य बचता है, बाकी सारा साम्राज्य है वो अपने आप को स्वतंत्र यानी दूसरे राजाओं का अधिकार उस पर चला जाता है। साउथ में मैंने आपको बताया ही था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनके बाद जो इनकी डेथ होती है तो एक राजा आते हैं निसरुद्दीन मोहम्मद। कौन आते हैं? निसरुद्दीन मोहम्मद। तो निसरुद्दीन मोहम्मद आते हैं। ये कब आते हैं? 1394 से लेकर 1412 तक। तो यहाँ पर निसरुद्दीन मोहम्मद आते हैं। इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि तैमूर लंग आक्रमण करते हैं। 1398 में यानी 1398 में किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। तो तैमूर का आक्रमण होता है तो वो इस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी लूट मचाते हैं, दिल्ली को बिल्कुल खंडर बना देते हैं और ऐसा करके फिर वो वापसी चले जाते हैं और फिर से ये साम्राज्य है ये निसरुद्दीन मोहम्मद के हाथों में रहता है और 1412 तक ये ढीला ढीला सा ऐसा ही चलता है, यानी अब डिक्लाइन बिल्कुल हो जाता है इस साम्राज्य का। और फिर इसको हथियाने के लिए बाकी डायनेस्टी है वो संघर्ष करती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में, यानी 4th डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है, सैयद डायनेस्टी जो 1414 से लेकर 1451 तक राज करती है। तो उसका इतना बड़ा साम्राज्य नहीं है, इतनी कुछ खास बातें नहीं है, उसको हम जल्दी ही कवर कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। कम टाइम में आपको हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी नॉलेज, काफ़ी समझ बढ़ती हुई जा रही है और इसको एक बार अगर आपको नहीं समझ आता तो दोबारा ज़रूर सुनिएगा। 2 बार समझने से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा और आगे चलते हैं हम। निसरुद्दीन तुगलक के बारे में मैं बता ही देती हूँ। ये यहाँ पर देखिए 1388 से लेकर 1412 AD तक चलता है। इसमें देखिए निसरुद्दीन तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर बोले जाते हैं। तैमूर लंग इसी टाइम पे इंडिया में आते हैं जो दिल्ली को काफ़ी लूटते हैं और यहाँ से फिर चले जाते हैं। निसरुद्दीन की डेथ हो जाती है और रूलर ऑफ दिल्ली यानी दौलत खान अमीर ये रहते हैं यहाँ पर। तो इनके बाद ये ऐसा ख़त्म ही हो जाता है। तो तैमूर लंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तैमूर लंग ये कॉन्क्वायर फ्रॉम सेंट्रल एशिया से जीतने के लिए आते हैं। मेन एम अटैक इंडिया पर रहता है इनका लूटने का, दिल्ली को काफ़ी लूटते हैं ये। आर्टिस्ट ऑफ डेकोरेटिंग कैपिटल समरकंद, यानी समरकंद को सजाने के लिए ये यहाँ से आर्टिस्ट वगैरह भी ले जाना चाहते हैं। फिर ये दिल्ली को रियून्स करके छोड़ देते हैं, यानी खंडर बना के छोड़ देते हैं लूटपाट करके पूरा। ही मार्च टू मेरठ, ये मेरठ हरिद्वार नागरकोट और जम्मू तक जाता है। उसके बाद क्या करता है तैमूर लंग के बाद? बिफोर लेफ्ट अफगानिस्तान, छोड़ने से पहले ही अपॉइंटेड खाजिर खान को यहाँ का लाहौर का यानी गवर्नर बना देते हैं। दिल्ली लोस्ट इट रिचनेस, उस टाइम दिल्ली अपना सारा गौरव, अपनी वो वैभव, ग्लोरी, ये सारा कुछ क्या करती है? खो चुकी होती है, क्योंकि इतना कुछ दिल्ली सहती है, आगे अब दिल्ली के अंदर हिम्मत ही नहीं है। अब यहाँ की हालत है वो बिल्कुल ख़राब चल रही है। अब सैयद डायनेस्टी आएगी जिसकी मैं बात कर चुकी हूँ। 1414 यानी 1414 में सैयद डायनेस्टी अब रूल करेगी। फिर उसके बाद हम लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट करिए। लर्निंग फॉर लाइट के साथ ऐसे जुड़े रहिएगा, हमारे साथ इतना ही प्यार बनाए रखिए और लोगों को जोड़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। लर्निंग फॉर लाइट आपका चैनल है, आपके लिए है, कम समय में आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, इसलिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।